अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका उस्ताद अबू हुज़ैफा। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास क्लास 10th का पहला चैप्टर, सही, जिसका नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ठीक है, जो पहला चैप्टर है हमारे पास वेव्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी। अमूमन क्या होता है, जो बच्चे हैं ना हमारे पास स्टूडेंट्स, वो क्लास 9th में अच्छे से फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास 10th में आ जाते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, उन बच्चों का जो स्टडी करने का तरीका है, वो जो स्टडी करने का वो प्यार जो होता है, मोहब्बत होती है फिजिक्स के साथ, वो छूट जाती है। वजह क्या है पता है? वजह ये है कि ये जो फिजिक्स है ना आगे, ये फिजिक्स आपको आम आंखों से इतनी आपको नजर नहीं आएगी, यानी फिजिकली आप इन चीजों के साथ ज्यादा रिलेट नहीं करेंगे। या आपको यानी यहाँ पर जो स्टडी होगी वो थोड़ी सी इमेजिनेशंस पर भी होगी। बहुत सारे टीचर्स इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गई, आपके पास कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और ये लेंसेज के बारे में आपको स्टडी करवाना, तो ये सारी चीजें आपको सही से नजर नहीं आती। तो यहाँ पर सिर्फ आप अमूमन इमेजिनरी चीजें, यानी जो आप अमूमन अपने घरों में नहीं देखते, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे फिजिक्स आपको ज्यादातर नेचर की स्टडी होती है, तो ये भी नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे समझाऊं चीजों को। तो शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपके पास है सबसे पहले जो टॉपिक है उसे कहा जाता है वेव। वेव्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपके पास वेव होती क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कोई सामान है, मुझे ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो आदमी है, सामान है, कोई भी चीज हो, मुझे क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफर करना है, तो मुझे क्या लगेगा? या तो सर आप उसे डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? सर आप ट्रांसपोर्टेशन में से कोई भी सवारी ले लें, सही है, ट्रांसपोर्टेशन में आप कोई भी ले लें, यानी ट्रांसपोर्टेशन पर आप चले जाएं, आपको कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, आप उन्हें अप्लाई कर दें ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, मसलन समझ लें कि आपके पास बस है सर, बस के थ्रू भी आप उस चीज को भेज सकते हैं। ट्रेन हो गई, ट्रेन के थ्रू भी आप उसे भेज सकते हैं। आपके पास प्लेन हो गया, प्लेन को इस्तेमाल करके भी आप भेज सकते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, अभी ये पूछने की वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो चीज मैंने आपको कही कि किसी आदमी को या किसी भी बॉक्स को मुझे भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगी। ठीक है, यानी जब मैं चीज की बात कर रहा हूं तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर को अगर मुझे ट्रांसफर करना है, मुझे क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन में से बाइक ले लो, आप ट्रेन ले लो, बस ले लो, कोई भी कार ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो यूजिंग दीज व्हीकल्स। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास क्या है, कि वेव नहीं है, मेरे पास क्या है? एनर्जी है। बिकॉज आपको पता है कि फिजिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मैटर एंड एनर्जी के स्टडी भी है, फिजिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर मुझे किसी एनर्जी को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी सन के अंदर जो एनर्जी मौजूद है, क्या है सन के अंदर? सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसके जरिए जो रोशनी निकलती है, वो जो लाइट एनर्जी निकलती है और हीट एनर्जी निकलती है, वो जमीन तक कैसे पहुंचती है? बीच में सो कोई चीज है ही नहीं। तो ये जो लाइट वेव्स है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हम तक पहुंच रही होती है जमीन तक। इसको कौन लेकर आता है? कौन लेकर आता है? वो लेकर आती है वेव्स। ठीक है, जैसे मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। वैसे ही अगर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसे क्या चाहिए होगा? उसे वेव चाहिए होगी। तो वेव की डेफिनेशन ही यही हो जाएगी, इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सही, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस गाड़ी की जरूरत पड़ती है, जिस बस की जरूरत पड़ती है, उस बस को क्या कहा जाता है? वेव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वेव कहा जाता है। सही, तो ये क्या होता है? विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड, यानी इस वेव के अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं होता। वहां सन में से जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई है, तो उसके नतीजे में जो आपको एनर्जी मिली है, जो फ्यूजन रिएक्शन हुआ है, उसमें से जो एनर्जी आपको मिली हुई है, तो वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, लेकिन वो हाइड्रोजन या हीलियम आप तक नहीं आ रहा। सही है, समझ आई बात? कि वो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, क्या ट्रांसफर होगा? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी।
तो ये जो वेव होती है वो एनर्जी को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मैटर को नहीं करती। ठीक है, तो यही चीज इस डेफिनेशन के अंदर लिखी गई है कि इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो जैसे गाड़ियां होती है वैसे वेव क्या है? हमारे पास गाड़ी है सिंपली। कैसे प्रोड्यूस होती हैं वेव्स? तो वेव्स किसी भी मीडियम के अंदर, यानी मसलन आपके पास पानी पड़ा हुआ था एक साकिन हालत में, आपके सामने एक दरिया है या एक पौंड है, जो भी चीज मौजूद है, आपने क्या किया? पत्थर उठाया, उस पानी में डाल दिया। जैसे आपने डाला तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि आपको वेव्स नजर आ रही हैं। वो जो आपने अपनी आपके अंदर जो फोर्स था उसके जरिए एक एनर्जी क्रिएट की, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की। वो डिस्टर्बेंस जब बीच में लगी तो वहां से वेव्स निकलना शुरू हुई। वो वेव्स क्या करती हैं? यानी किनारे तक आ रही होती हैं, यानी एनर्जी को, उस एनर्जी को यहां तक लेकर आती हैं। वो जो एनर्जी बीच में आपने डाली उसको यहां तक लेकर आती हैं, किनारे तक। सिमिलरली अगर आपके पास एक रोप है, आपने क्या किया है? उसे दीवार के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, एक साकिन हालत में आपके पास रोप है। देखें, अगर मेरे पास ये रही दीवार, ये रही मेरे पास रोप साकिन हालत में। ठीक है, अभी मैं इसे फोर्स अप्लाई करता हूं, जैसे वो मेरे अंदर जो एनर्जी है ना, मेरे अंदर एनर्जी है केमिकल एनर्जी, जो मैंने फ्रूट, जो मैंने रोटी वगैरह खाई हुई है ना, उसमें से एक केमिकल एनर्जी बनी हुई है। इसी के जरिए मैं अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ रस्सी को। तो मैं एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में सिंपली कन्वर्ट कर रहा हूँ जब रस्सी को मैं हिला रहा हूँ। सही, तो वो एनर्जी गई उस रस्सी के अंदर, तो उस रस्सी के अंदर वो मूव करती हुई दीवार तक चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं? दूसरी साइड पर किसी बंदे को खड़ा कर देते हैं। जैसे मैं रस्सी को इस साइड से हिलाऊंगा तो दूसरा वाला बंदा भी उस जर्क को महसूस करेगा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि मेरे पास जो एनर्जी थी मैंने उसे ट्रांसमिट किया कहाँ? दूसरी पॉइंट तक। तो ये है आपके पास एक सबूत कि आप वेव्स, जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया रस्सी को, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया रस्सी पर, तो रस्सी में से जो आपके पास एनर्जी थी वो रस्सी के जरिए दूसरी पॉइंट तक गई। तो इसका सबूत क्या मिला? दूसरे वाला बंदा भी उस चीज को महसूस कर रहा था। उस जग को जो मैंने दूर से डाला था, उस जर्क को वहां उसने महसूस किया। अब बीच में से रस्सी को अगर हटा दें, अब मैं ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे करता जा रहा हूँ, जर्क देता जा रहा हूँ, क्या वो दूसरी साइड वाला बंदा मेरे फोर्स को महसूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज बीच में एक मीडियम है जिसको हमने डिस्टर्ब करना है, तभी जाकर वहां वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो रोप को देखकर आप वेव्स बता सकते हैं कि रोप है आपके पास, उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहाँ? दीवार की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है एनर्जी की फ्रॉम हैंड टू, जो आपके पास एनर्जी थी दीवार की तरफ, ये चीज क्या कहलाती है? वेव कहलाती है। ठीक है, यानी वेव के जरिए हमारी एनर्जी जो है वो मूव कर रही है। अब दूसरा जो है एनर्जी को देखने के लिए, वो है हमारे पास सिलंकी स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है हमारे पास, इसको क्या किया है हमने? दीवार के साथ अटैच किया है। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है हमारे पास, इसको हमने क्या किया है? दीवार के साथ अटैच किया है। यहाँ पर वॉल है मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूं? उसे ऊपर नीचे मूव करवा रहा हूं। ठीक है, सिलंकी स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं? ऊपर नीचे मूव करवा रहा हूं। तो वो क्या कर रहा है? मेरे पास जो एनर्जी थी वो रस्सी की तरह, जैसे रस्सी में थी ना, वैसे ही कहां जा रही है? दीवार की तरफ जा रही है। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या किया है? उसे दीवार की तरफ, यानी जिस डायरेक्शन में दीवार है उसी डायरेक्शन में उसे धक्का दे रहा हूं। जैसे छोड़ूंगा वो स्प्रिंग मूव करता रहेगा, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, मूव करता रहेगा आपका स्प्रिंग। इस स्प्रिंग के अंदर हमें वेव्स नजर आ रही, यानी हमारी जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही। ठीक है, अब तीसरा जो है हमारे पास वेव्स को देखने के लिए, वो होती है रिपल टैंक। एक रिपल टैंक मशीन हमारे पास, एक डिवाइस है सिंपली। इसके अंदर क्या होता है? ये पानी डला हुआ है, पानी है, और ऊपर पानी के ऊपर ये डला होता है वाइब्रेटर। क्या होता है? वाइब्रेटर, यानी जो क्या करता रहता है, आपके पास जो पानी है उसे वाइब्रेट करता है, यानी डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, तो वेव्स क्रिएट हो जाती है। ये ऊपर लैंप पे रोशनी के लिए, और नीचे आपके पास स्क्रीन होती है। ठीक है, नीचे क्या होती है? स्क्रीन होती है। यानी जैसे ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा तो वेव्स प्रोड्यूस होगी पानी में। लैंप के जरिए रोशनी की वजह से नीचे हमें स्क्रीन पर क्या नजर आएगी? वेव्स नजर आएंगी। सही, जैसे जैसे डिस्टर्ब करेंगे हम इस पानी के मीडियम को, तो नीचे हमें वेव्स नजर आएंगी। तो ये भी वेव्स को देखने के लिए हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल है कि हम इसके थ्रू वेव्स को देख सकते हैं, रिपल टैंक के थ्रू। ठीक है, यानी हम वेव्स को
जो हमारे बुक में दिए गए वो 3 एग्जाम्पल है। इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू हम नोटिस कर सकते हैं वेव्स को। मोड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले रोप थी, रोप के अंदर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उसे ऊपर और नीचे मूव करवाया, तो हमें क्या मिला? हमें सिंपली वेव मिली, जो कि मूव कर रही थी कहाँ, यानी जो कि मूव कर रही थी दीवार की तरफ, जिसमें एनर्जी मूव कर रही थी दीवार की तरफ। ठीक है। स्लिंग की स्प्रिंग जो है हमारे पास, इसके अंदर हमने दो किस्म की वेव देखी, एक ऊपर नीचे करने की वजह से, और दूसरा क्या था, जैसे हमने उसे दीवार की तरफ धक्का दिया तब हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हुई, यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट की तब। यहाँ पर जो रिपेल टैंक था, इसके अंदर वाइब्रेटर मौजूद था जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। यानी जैसे भी हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी? वेव मिल जाएंगी। ठीक है। स्लिंग की स्प्रिंग में हम स्प्रिंग के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, रोप में हम रोप के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, रिपेल टैंक के अंदर ये वाटर मौजूद होता है, उस वाटर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं यूजिंग वाइब्रेटर। ऊपर जो लैंप लगा होता है रोशनी देता है, नीचे हमें अक्स दिखाई देता है वेव्स का। ठीक है। वो स्क्रीन पर हम नोट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वेव्स हमें नजर आ रही है। अभी हमारे पास वेव्स के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। ये जो वेव्स है वो एक किस्म की नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है। मसलन देख लें, यहाँ पर ये जो स्लिंग की स्प्रिंग में वेव है पहली वाली, इसको देखें, ये थोड़ी मुख्तलिफ है। ये दूसरी वाली वेव क्या है? ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब हमारे पास वेव्स के कुछ टाइप हैं। अब ये जो टाइप है दो बेसिस पर है। पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू द वेव मोशन। वेव का मोशन क्या है, किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी वेव का मोशन कि वेव कहाँ प्रोपेगेट हो रही है, जा कहाँ रही है, यानी समझने की कोशिश करें। मसलन ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये क्या है? हमारी डेस्टिनेशन से हम डेस्टिनेशन कह देते हैं कि हमें जाना यहाँ पर है। ठीक है। और शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। आपके पास एक आदमी है जो डेस्टिनेशन की तरफ ऐसे जा रहा है, डेस्टिनेशन भी इस तरफ है और ये जा भी इस तरफ रहा है। ठीक है। यानी डेस्टिनेशन भी यहाँ पर और बॉडी जा भी यहाँ पर रही है इसी डायरेक्शन में। लेकिन दूसरा बंदा है जो आपके पास, ये रही आपके पास डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन आपके पास आ गई। वो यहां से शुरू होता है, वो कुछ ऐसे जाता है, रोड पर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर। देखिए वो कहाँ मूव कर रहा है? अप एंड डाउन, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी लेफ्ट राइट जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, यानी लेफ्ट जा रहा है फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट। लेकिन वो जा कहाँ रहा है? इन द एंड वो डेस्टिनेशन की तरफ ही जा रहा है, वो जो उसे जिस जगह जाना है। ठीक है। तो ये जो जगह होती है, यानी जा कहाँ रही है और मोशन कैसे कर रही है, उस हिसाब से दो टाइप होते हैं। सही। अकॉर्डिंग टू द वेव मोशन, वेव मूव कैसे कर रही है और वेव को जाना कहाँ है। ठीक है। इसके हिसाब से इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपके पास ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव। दूसरी कौन सी है आपके पास? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल। अब इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। सही है, टेंशन ना लें। नीचे आ जाएं, आपके पास है अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंट ऑन मीडियम, यानी कौन सी वेव को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मसलन देखें, अगर मेरे पास जो पत्थर था मैं पानी में डालता हूं तो पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती है। मैं ऐसा करता हूं पानी सारा का सारा गायब कर दूं, अब मैं पत्थर मारता फिरूंगा, क्या वो वाटर वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी? नहीं, बिकॉज हमारे पास पानी ही मौजूद नहीं है। सिमिलरली अगर रस्सी में मुझे वेव्स प्रोड्यूस करनी थी तो मुझे रस्सी चाहिए थी, अगर रस्सी नहीं होगी तो क्या वो वेव्स प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। सही। अगर मुझे सिलिंग की स्प्रिंग में प्रोड्यूस करनी है वेव्स, अगर सिलिंग की स्प्रिंग नहीं होगा, क्या मैं दीवार में धक्के देता रहूं दूर से, क्या वो सिलिंग की स्प्रिंग वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी? नहीं होगी। यानी कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और बहुत ही कम ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब कौन कौन सी होती है? एक होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी क्या होती है आपके पास? मैकेनिकल वेव। इस टाइप में, यानी ये जो दो डिफरेंट टाइप लगाए हैं ना, एक है ट्रांसवर्स वेव, अकॉर्डिंग टू द वेव मोशन कैसे मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। दूसरा है कि वो मीडियम पर डिपेंड करती है कि नहीं, इस हिसाब से। यहाँ पर दो टाइप है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर दो टाइप है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब समझने की कोशिश करें, हमारे पास ये दो ऊपर वाले दो टाइप है ना, कि वेव कैसे प्रोपेगेट कर रही है और जा कहाँ रही है। सही है। तो यहाँ पर नंबर 1 है ट्रांसवर्स वेव। सही है। अकॉर्डिंग टू द वेव मोशन के हिसाब से जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं।
कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है इन विच वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव का जो डेस्टिनेशन है जा कहाँ रही है, प्रोपगेशन का मतलब होता है फैलना, यानी किस जगह वो जा रही है, वो प्रोपगेट हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है किस जगह। ठीक है, मसलन देख लें ये है प्रोपगेशन ऑफ वेव, अभी यहाँ पर मैंने बना दिया है पहले से। ठीक है, आपके पास क्या है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है ये लेकिन वेव कैसे मूव कर रही है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, सही। और डायरेक्शन क्या है वेव का, ये वाला है, सही है, ये वाला डायरेक्शन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो वेव का मोशन है और वेव का प्रोपगेशन है, ये आपस में कौन सी एंगल बना रहे हैं, ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो 90 डिग्री जो एंगल होती है उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे पास 90 डिग्री के लिए टर्म इस्तेमाल होता है राइट एंगल, से राइट एंगल भी कहा जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री के लिए हम परपेंडिकुलर भी इस्तेमाल करते हैं, परपेंडिकुलर भी आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए और भी इस्तेमाल होता है, ऑर्थोगोनल भी इस्तेमाल होता है, परपेंडिकुलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और वर्ड होता है जिसे कहते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वो भी 90 डिग्री के लिए। और तीसरा चौथा वर्ड होता है नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म 90 डिग्री के लिए इस्तेमाल होते हैं, सही। राइट एंगल हो या 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो, ये सारे के सारे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, 90 डिग्री के लिए। तो अगर वेव मोशन इज परपेंडिकुलर और 90 डिग्री अपार्ट, वेव का जो मोशन है वो उसकी प्रोपगेशन के साथ 90 डिग्री अपार्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, कैसे आप पहचान लेंगे कि वेव ऊपर नीचे मूव कर रही है लेकिन प्रोपगेट कहाँ, किस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में, यानी प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है ये वाला है प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो ये वाला है। और आपके पास जो वेव मोशन कर रही है वो ऊपर नीचे कर रही है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो कौन सी बन रही है, 90 डिग्री एंगल बन रही है, ये वाली एंगल बन रही है, सही है। तो इस वजह से ये वाली जो वेव होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब इस ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो चीजें हैं, इस वेव के अंदर क्या क्या चीजें बनती है, यानी ये किन चीजों की कंप्राइज्ड होती है, किन चीजों की बनी हुई होती है, इस वेव के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, मसलन देखें ये ऊपर वाला हाफ है, ये देखें ये ऊपर वाला हाफ और ये नीचे वाला हाफ, ये एक कंप्लीट साइकिल बनता है, क्या बनता है, कंप्लीट साइकिल बनता है। तो ये जो ऊपर वाला हाफ साइकिल है ना, इसे कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका नाम होता है। ट्रांसवर्स वेव का ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इसे क्या कहा जाता है, क्रेस्ट कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। और नीचे वाला जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसे ट्रफ कहते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मुझे पता चल रहा है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये ऊपर वाला, और यहाँ नेगेटिव एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर आपके पास कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव एक्सिस मौजूद है। ठीक है, और ये नीचे आ गई तो ऊपर नीचे जा रही है ना, सिर्फ वाई एक्सिस और एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर ही मूव कर रही, तो ये वाला क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, सही। ये जो बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही है ना, एक्चुअली में वाई में जा रही है, किस में जा रही है, वाई में। अगर मैं एक्स पर इसे बना दूं, ठीक है, अगर मैं इसे एक्स पर बना दूं वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, मसलन मैं इसे एक्स पर बना देता हूं, इसी सेम को, वेव को, मसलन ये है आपके पास, सही है। तो ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा और ये नीचे वाला जो आएगा ये नेगेटिव एक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये कहां से आया पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड आपका आया किसमें से, पॉजिटिव इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से मुझे मिला, तो उसे पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, क्रेस्ट कहा जाता है। और जो नेगेटिव पार्ट होता है इस वेव का उसे ट्रफ कहा जाता है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्रेस्ट कहा जाता है और नेगेटिव को ट्रफ कहा जाता है। ये थी आपके पास ट्रांसवर्स वेव, यही नीचे लिखा हुआ है, सही है, यानी जिसमें वेव का मोशन और वेव की प्रोपगेशन दोनों परपेंडिकुलर, ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, a wave in which motion of wave is parallel to the propagation of wave, जिसमें वेव का जो मोशन होता है वो पैरेलल होता है। अब पैरेलल में कहूं या 0 डिग्री कहूं या इन फेज कहूं, ये सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। जैसे मैंने ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल वगैरह इस्तेमाल किया ना, तो 0 डिग्री अगर मैं आपसे कहूं
या आपसे कहूं पैरेलल हैं, ठीक है, या इसके लिए सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये 0 डिग्री को शो करती हैं। यानी ये तीनों टर्म आपके 0 डिग्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपके पास अ वेव इन विच मोशन ऑफ अ वेव इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी रास्ता भी इसी साइड जा रहा है और वेव भी इसी साइड मूव कर रही है। जैसे सीलिंग की स्प्रिंग था हमारे पास, सही है, सीलिंग की स्प्रिंग को जैसे हमने दीवार की तरफ अप्लाई किया तो वेव भी दीवार की तरफ जा रही थी और जो प्रोपगेशन है एनर्जी की वो भी उसी दीवार की तरफ जा रही है। यानी दोनों क्या है, इन फेज है, दोनों क्या है, 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये देखें ना, ये दोनों जो लाइन्स है आपके पास, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कौन सी है, 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेव मोशन एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव के दरमियान। अब इसके अंदर क्या क्या बनता है, इसके अंदर 2 पार्ट्स बन रहे हैं। देखें, अगर देखा जाए यहाँ ऊपर से मैं आपको बता दूं, एक पार्ट है ये वाला जिसके अंदर जो वेव के पार्टिकल्स हैं बहुत करीब करीब है, और दूसरा ये पार्ट जिसके अंदर वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है। जैसे वहां क्रेस्ट और ट्रफ था ना, यहाँ पर भी 2 हैं। इसके अंदर क्या है आपके पास है सिंपल, एक होता है आपके पास कंप्रेशन और दूसरा क्या होता है, रेयरफिक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। अब रीजन जो कंप्रेशन होती है वो रीजन होती है जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस्ड हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, या ऐसा कहूं जहां पर उनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डेंसिटी अगर आप क्लास 9 में पढ़ा होगा तो डेंसिटी आपके पास होती है रो के साथ रिप्रेजेंट, वो हायर होती है जहां पर, उसे क्या कहा जाता है, कंप्रेशन कहा जाता है, सही है। यानी जहां पर जो पार्टिकल ऑफ अ वेव है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कंप्रेशन। और जो रेयरफिक्शन होता है वो पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जहां पर पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसी रीजन को क्या कहा जाता है, रेयरफिक्शन। देख लें यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, सी जो मैंने लिखा है, सी फॉर द कंप्रेशन एंड आर फॉर द रेयरफिक्शन, ठीक है। तो सी जो मैंने कंप्रेशन के लिए लिखा है और आर रेयरफिक्शन के लिए, ठीक है। तो रेयर कंप्रेशन में क्या है, पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हैं और रेयरफिक्शन में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। अब ये पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वेव के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां वो बहुत ज्यादा करीब होंगे तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया या पर यूनिट में, किसी भी यूनिट में हम चेक कर रहे हैं कि बॉडी के जो पार्टिकल हैं वो कितने हैं। यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा हैं इस जगह में, लेकिन यहाँ इतनी जगह लेकर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पार्टिकल बिल्कुल कम मिल रहे हैं। तो जहां पार्टिकल ज्यादा वहां कंप्रेशन, और जहां पार्टिकल कम उसे रेयरफिक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से, ट्रांसवर्स वेव जो होती है ना आपके पास, जिससे वाटर वेव्स बनी थी वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, यानी उसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होता है। या फिर आपके पास जो सिलिंकी स्प्रिंग था, ये ऊपर वाला देखें, ये सिलिंकी स्प्रिंग का मैंने एग्जांपल यहाँ पर फिगर बनाई थी कि सिलिंकी स्प्रिंग को अगर हम ऊपर नीचे मूव करवाते हैं तब उसमें कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। और अगर इस सेम सिलिंकी स्प्रिंग को हम दीवार की तरफ मूव करवाएं, यानी अंदर की तरफ, दीवार की तरफ या दीवार से बाहर मूव करें, यानी लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें, या अप एंड डाउन अगर कर देते हैं, या लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो इसके अंदर वेव्स कौन सी होंगी, इसके अंदर जो वेव्स होंगी वो कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल होगी। लेकिन जब हम उसे मूव करेंगे अप एंड डाउन तो ये वाली जो वेव्स होंगी वो ट्रांसवर्स वेव कहलाएंगी, ठीक है। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक जबरदस्त सा एग्जांपल है, वो कौन सा है, साउंड वेव्स, वो भी लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होती है, ठीक है। लेकिन लाइट वगैरह की जो वेव्स हैं, लाइट की हो गई, रेडियो वेव्स, मोबाइल फोन की जो वेव्स हैं, या फिर माइक्रोवेव्स की जो फोन वेव्स हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स में थोड़ा सा डिफरेंस। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आया होगा। नीचे आ जाएं। अभी मैकेनिकल वेव क्या होती है, अब ये जो दो अलग टाइप्स हमने पढ़े थे, यानी अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंट ऑन मीडियम, कौन सी वेव मीडियम पर डिपेंड करती है, कौन सी वेव होती है जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। अब मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, यानी जैसे पानी था आपके पास, पानी नहीं होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी पानी में,
वाइब्रेटर सारी उम्र हिलता रहे तो वो पानी वाली वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर रस्सी नहीं होगी तो मैं दूसरे बंदे को जर्क कैसे महसूस करवाऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एयर मौजूद नहीं होगी तो आप तक साउंड नहीं आएगा, सही है। तो एयर को अगर रिमूव किया जाए तो आप तक साउंड नहीं पहुंचेगा। यही वजह है तो सूरज के अंदर बहुत सारी बम्बार्डमेंट होती है, बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो उसके नतीजे में साउंड भी निकलता है। लेकिन हम तक लाइट आती है लेकिन साउंड नहीं आता। वजह क्या है? साउंड को वहां से यहां आने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो ऊपर जो स्पेस में है कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, इस वजह से साउंड वेव्स हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन लाइट वहां से यहां तक आ जाती है, तो लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है, ठीक है। तो साउंड को या मैकेनिकल वेव को जरूरत होती है मीडियम की प्रोपगेशन के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव्स प्रोपगेट नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी उसको मूव करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, वो विदाउट एनी मीडियम मूव करती है। जैसे लाइट की वेव्स हैं, जैसे मोबाइल की वेव्स हैं, सही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है लेकिन उन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती। या माइक्रोवेव्स हैं, इन वेव्स को जरूरत नहीं होती किसकी? मीडियम की। इनके लिए भले ही मीडियम ना हो, तो जैसे यूवी रेज हैं, यूवी अल्ट्रावायोलेट रेज हैं, वो भी सन में से आ रहे होते हैं, तो उनको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भले मीडियम हो ना हो वो मूव करते रहते हैं, सही। तो मैकेनिकल को देखा जाए ना, मैकेनिकल वेव्स में दोनों वेव्स आ जाती हैं, ट्रांसवर्स भी होती हैं, दे आर ट्रांसवर्स प्लस में लॉन्गिट्यूडनल, यानी इसके अंदर हमें दोनों नेचर की वेव्स मिलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी मिलती है, ट्रांसवर्स भी मिलती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप होती है, वो कौन सी होती है? ट्रांसवर्स होती है, यानी उसके अंदर ऊपर नीचे पार्टिकल मूव करते हैं और सीधे मूव कर रही होती है वेव, यानी उन दोनों के दरमियान 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये था आपके पास 4 टाइप वेव्स के, और कैसे वो मूव करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो चीज था, उसके बारे में था। अगर आप बुक में से कुछ देखना चाहें तो भले देख लें। चलें देख लेते हैं कि आपके पास जो वेव है वो इज अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सिंपल, सही है। डिस्टर्बेंस इन द मीडियम काजेज द फॉर्मेशन ऑफ वेव लाइक वी कैन प्रोड्यूस इन अ रोप में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके पास सिलिंग की स्प्रिंग है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिलिंग की स्प्रिंग में दोनों वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन सी? एक ट्रांसवर्स, यानी अगर उसे हम ऊपर नीचे हिलाएं, ये वाली ट्रांसवर्स वेव्स। अगर हमें उसे दीवार की तरफ धकेल रहे हैं या दीवार से बाहर उसे खींच रहे हैं, तो ये वाली जो वेव्स होंगी उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल भी प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर 2 चीजें थी, आपको पता होना चाहिए। अब नीचे रिपेल टैंक के बारे में ये बता रहा है, ये वाइब्रेटर होता है, ये वाटर सरफेस है जहां पर पानी पड़ा हुआ है, ये नीचे व्हाइट स्क्रीन है, ऊपर लैंप लगा हुआ है। वाइब्रेटर जैसे चलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है, इलेक्ट्रिसिटी ये सप्लाई ऑन करते हैं तो वाइब्रेटर मूव करता है, उसके जरिए पानी में डिस्टर्बेंस होती है और उसमें से वेव्स निकलती हैं, और स्क्रीन पर हम देख सकते हैं उन वेव्स को। टाइप्स ऑफ मोशन है वेव, द डायरेक्शन, अब यहाँ पर ये जो टाइप है अकॉर्डिंग टू द वेव मोशन है, कैसे वेव मूव कर रही है। द डायरेक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस विद इन अ वेव मोशन अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, यानी यहाँ पर हमें टाइप्स मिल जाते हैं, अगर वेव कैसे मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। दीज वेव्स वेव टाइप कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग सिलिंकी लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टील कॉइल और a spring which reset on a smooth table during use, सही है। Wave energy can be transmitted, for example, by Slinky illustration. Each of coil turns represent the particle of a medium through which a wave is traveling. Transverse wave क्या होती हैं कि उसके लिए मैंने आपको बताया कि वेव और वेव के मोशन के दरमियान 90 डिग्री होती है, सही है। ये वेव मूव कर रही है, जो डायरेक्शन है ये वेव का डायरेक्शन है, और जा कहाँ रही है डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में जा रही है, सही है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री बनती है, जिसे परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कहते हैं, सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास? एसेंशियल, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है सबसे जो अच्छी ट्रांसवर्स वेव है, एसेंशियल है, जो ज्यादातर हम पढ़ते हैं, वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही। या लाइट वेव्स हैं, लाइट की जो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स हैं, वही सेम। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो चीज लिखी हुई है कि आपके पास एक होता है क्रेस्ट और दूसरा क्या होता है? ट्रफ। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी गई है, उसको हम देखते हैं। पहले देखें,
क्रेस्ट क्या होता है कि अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट मैक्सिमम, या पॉजिटिव अपर साइकिल ऑफ अ वेव इज नोन एज क्रेस्ट, और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अ वेव है उसे क्या कहा जाता है, ट्रफ कहा जाता है। अब क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है देखें, ये मैक्सिमम की जो बात कर रहा है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट होती है ना ऊपर वाली, इसे पूरे हिस्से को क्या कहा जाता है, ये जो हाफ साइकिल का हिस्सा है ना, इस पूरे हिस्से को क्रेस्ट कहा जाता है। देखें ये जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है ना, मुकम्मल हिस्सा, इस पूरे हिस्से को क्रेस्ट कहा जाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे ट्रफ कहा जाता है। ठीक है, इन दो इसको ट्रफ कहा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक टर्म है, उसे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मीन पोजीशन। सही है, अब देखें यहाँ पर जो हमने वेव बनाई थी ना, उसे ही देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो वेव है सिंपल, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, इसमें से मैं इनको मिटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा लाइन्स है, जैसे ये हो गई। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो ऐसे मूव कर रहा है, देखें ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर पॉइंट्स होती हैं वाई एक्सिस की, ये 1 है मसलन 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। सही है, तो ये वेव ये जो मोशन कर रही है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, 4 पर जा रही है मसलन, तो ये 4 उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर ये सेम वेव ऊपर जा रही है 5 तक जा रही, तो ये 5 क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सही है, यानी वेव जो है हमारे पास वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, यानी अप या लेफ्ट टू राइट जो वेव मूव कर रही है, तो उसमें वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ना, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। सही है, मसलन देख लें तो यहाँ पर अगर मैं बना दूं आपके सामने, ये जो वेव बनी हुई है पहले हमारे पास, मसलन यहाँ पर मैं लाइंस बना दूं, ये आपके पास 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 हमें क्या मिल जाएगा, 4 एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने इतनी कवर की है। यहाँ पर भी वही सेम होगी, यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वही चीज है आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ बॉडी ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट और मीन पोजीशन। यहाँ पर ये जो रेस्ट और मीन पोजीशन है ना, ये कौन सी है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की ये जो लाइन जा रही होती है, ये रेस्ट पोजीशन होती है। यहाँ पर उसका वैल्यू 0 होता है, यहाँ पर जैसे आई ना 0, जैसे नीचे गई नेगेटिव में मैक्सिमम होगी फिर 0 की तरफ आएगी, यहाँ से मूव होगी पॉजिटिव में मैक्सिमम फिर 0 की तरफ आएगी। यानी ये जो रेस्ट से लेकर यहाँ उसकी मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, वो चीज क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर्स होगा, तो इसे हम मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है आपके एम्पलीट्यूड के सेक्शन में। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ अ वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी वेव के जो पार्टिकल हैं और वेव दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, या दोनों पैरेलल हो, या दोनों 0 डिग्री अपार्ट हो, या दोनों इन फेज हो, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। इनके अंदर क्या क्या चीज होती है, एक होता है कंप्रेशन और दूसरा क्या होता है, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन वो रीजन होती है जहां पर ट्रंस यानी पार्टिकल्स ऑफ अ वेव आर क्लोजर टुगेदर देन एवरेज, यानी उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। रेयरफेक्शन में दे आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम देन एवरेज, एवरेज के हिसाब से वो एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी कम होती है, तो उसे रेयरफेक्शन कहा जाता है। द वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव ट्रांसफर एनर्जी ओवर अ डिस्टेंस। कैन वेव्स मूव मीटर or the entire distance? For example, a tide can travel many kilometers. The water moves up and down a disturbance. They travel in a wave, transferring energy, not matter. तो वो एनर्जी ट्रांसफर करती है वेव, उसके अंदर मेटर ट्रांसफर नहीं होता। मसलन समझ लें, इसका एग्जांपल आप ऐसे बता सकते हैं, मेरे पास ये जो रोप थी ना, रोप को मैंने दीवार के साथ अटैच किया था। आप उस रोप पर कोई ना कोई निशान बना दें, कोई ना कोई निशान बना दें, ठीक है। अब अभी क्या करें, निशान बना दिया आपने, ये वाला निशान, ठीक है। अब जैसे मैं उसे जर्क दूंगा वो मूव होगी, वेव बन जाएगी, ठीक है, वेव बन जाएगी।
क्या जब वो साकिन हालत में आएगी ये वाला जो निशान होगा वो अपनी जगह से हिल चुका होगा? नहीं। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर पार्टिकल था जिस पर मैंने निशान लगाया था वो मूव नहीं हुआ। तो इसका मतलब वेव के अंदर मैटर मूव नहीं करता, सिर्फ एनर्जी मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सही। यहाँ पर दो और टाइप लिखे गए जो थे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम है। यहाँ पर जो उनकी बेसिस रखी है वो मीडियम है, एक मैकेनिकल वेव, दूसरी कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रेस्पेक्टिव मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी सेम चीज है, या डिस्टर्बेंस आप क्रिएट कर दें तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही। इस चीज को याद रखें, लास्ट में डिस्कस करते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स एंड सम एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पर रेडियो वेव्स, माइक्रो, यूवी रेज, इंफ्रारेड और सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडल। इन दोनों के अंदर ट्रांसवर्स भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ क्या होगी, ट्रांसवर्स होगी, ये वाली वेव होंगी सिर्फ, उसके अंदर दोनों वेव्स ऑसिलेट कर रही होंगी। अभी अगर मैं आपसे कहूं मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम वहां कोई मीडियम नहीं होता, नो मीडियम होगा तो इसकी प्रोपगेशन भी नहीं होगी, ठीक है। वैक्यूम के अंदर ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है, इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, उनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है उनकी। All mechanical waves travel through their media at different speeds depending upon physical properties of respective medium. मीडियम कौन सा है और वहां से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स उस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंड। अभी क्या होगा, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन जिस मीडियम होगी ना, मीडियम इसकी स्पीड को कम करेगा। अगर ये मीडियम में आ जाएगी ना तो मीडियम क्या करेगा, इनकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। सही है। मीडियम क्या करेगा, कम करेगा या ज्यादा कर सकता है। यहाँ पर ये जो है, यानी अगर आपके पास लाइट आ रही है तो लाइट के सामने में अगर कोई शीशा रख दूं तो उसमें से लाइट कम क्रॉस होगी या बहुत ज्यादा क्रॉस होगी, यानी उसकी स्पीड को कम करेगा लाजमी। लेकिन यहाँ पर हर मीडियम पर डिपेंड करती है, ये मीडियम कौन सा है उस हिसाब से वेव्स ट्रांसफर होगी। मीडियम कम होगा, जैसे साउंड की बात कर लें, सॉलिड में अगर पार्टिकल्स में मुझे करवाना है साउंड को ट्रांसफर तो वहां ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी अगर सॉलिड को मैं डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ सॉलिड पर तो आवाज ज्यादा प्रोड्यूस होगी, पानी पर और कम, और गैसेस में और कम प्रोड्यूस होगी। सही। तो वो मीडियम पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर मीडियम के हिसाब से उनकी स्पीड पर फर्क आता है, लेकिन मीडियम की उन्हें जरूरत नहीं होती ट्रांसफर करने के लिए।